जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुकेश पंचोली फन क्लब के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूँ, ऐसी पर्सनालिटी को बुलाना चाहता हूँ जिसने अपने ज़िंदगी में शून्य से शिखर तक का रास्ता तय किया है। वो व्यक्ति समाज के प्रत्येक मुद्दे पर सक्रिय रहता है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, पारिवारिक हो या शिक्षा जगत की कोई भी समस्या हो, वो प्रत्येक समस्या में समाधान ढूंढता है। मतलब तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आइए बुलाते हैं उस पर्सनालिटी को। स्वागत है आपका मिस्टर सत्यदेव आर्य जी, आइए स्वागत है। सर, आपका नाम तो सत्यदेव आर्य है, आपको मैं क्या कह के संबोधित करूं? आप जीनियस इंस्टीट्यूट के संचालक हैं, एमडी हैं। आप हिंदू धर्म के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं और आप राजनीति में भी सक्रिय हैं। आप एक शिक्षक भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस कोरोना काल में बच्चों को कैसे शिक्षा के लिए उत्साहित करें और वो अपने जो मार्ग से भटक रहे हैं, शिक्षा के प्रति उनका लगाव कम हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे चाहूँगा बच्चों का मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो मुकेश पंचोली फ़ैन क्लब की जितनी भी ऑडियंस है, जो भी दर्शक हैं, उनके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे आज इस मंच पर अवसर दिया। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि बच्चों को कोरोना काल में शिक्षा का जो माध्यम है वो किस तरीके से रखा जाए, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। चूँकि भारत में पहले से तकनीकी शिक्षा में इतना ज़्यादा, हालांकि हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे IITians थे जो टेक्निकल एजुकेशन को लेके चिंतित थे और भारत में इस चीज़ को बढ़ावा भी मिला। शायद मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षा का जो क्रेज़ आया वो कोरोना के बाद से ही आया। इससे पहले शायद ही कोई ऑनलाइन शिक्षा को इतना ज़्यादा महत्व देता हो। और हमारे यहाँ थोड़ी सी अभी अभिभावकों की शिकायत लगातार जो हुई थी, उस पे शायद ऑनलाइन स्कूलों ने शिक्षा जो है वो भी बंद कर रखी है। ऐसा कुछ शायद शासनादेश हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी। तो बच्चों में हम क्या करते हैं कि कोई अगर बुराई है तो हम बुराई से बड़े डर जाते हैं और बच्चों को उसके समझाने से दूर हम उस बुराई का सीधे इलाज करने लगते हैं। बुराइयाँ रहेंगी, हमें अपने आप को तैयार करना है कि उस सिचुएशन से, उस समस्या से हमें कैसे फेस करना है। कुछ लोगों के ये आपने देखा होगा एक्सक्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे गेम खेलने लगते हैं या वो थोड़ा कुछ ऐसी साइडें हैं उन पर चले जाते हैं या गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो ये सब कहने की बातें हैं। मैं भी बचपन से ही काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया और इन सबको यूज कर रहा हूँ, आज तक मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। तो क्या है ना कि हम जो उसकी गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते हैं और ना हम बताने का प्रयास करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वही आपने कहावत सुनी होगी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जी जी। तो गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन गाड़ी को आपको चलाने का तरीका आना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपको नियम कानून पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हमें ब्रेक लगाने हैं, कहाँ पर हमें रेस ज़्यादा देनी है। तो ये सारी चीज़ें अभिभावक नहीं समझाते अपने बच्चों को, जिससे कि अभी वैसे अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और बच्चों को पढ़ाई के लिए इसका प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग बताया है हमारे महान पुरुषों ने कि शैतान का दिमाग होता है। और अभी बच्चे खाली दिमाग में क्या है कि उनके दिमाग में एक अलग सी विचार आ रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है इससे कहीं मेरे परिवार में तो नुकसान नहीं हो जाएगा, या मेरी ऑक्सीजन लेवल तो कम नहीं हो जाएगा, या मेरे परिवार में अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हुई तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। अभी विकृत माइंड चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो घर में जो युवा साथी या जो स्टूडेंट्स हैं लेटे हुए हैं या घर में जो रह रहे हैं, उनको जो मानसिक तौर से वो क्या हैं, फंसे हुए हैं बुरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं घर के जो बुज़ुर्ग हैं या जो बड़े हैं वो बच्चों के साथ, जैसे लूडो होता है, कैरम होता है, गांव में बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो आपस में परिवार में बैठ के खेल सकते हैं। जी सर, और मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, ये जो बीमारी होती है या वायरस होता है या महामारी होती है, ये जाति, रंग, भेद और समाज को देख के नहीं आती है। क्या सही हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसमें
हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मानसिक संतुलन में जो हमारा अभी समाज का बिगड़ा हुआ है, विश्व इससे लिप्त है, तो क्या इसमें अध्यात्म कुछ सहायता करेगा? बिल्कुल, मेरा तो मानना यही है। मैं जब भी कभी कोई बात कहता हूँ तो मैंने पहले भी लिखा है और अभी भी लिखा है। जैसे आपने अभी कहा था कि आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, तो मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कोई धर्म है ही नहीं। ये तो मजहब हैं जो हमने अपनी विचारधारा के अनुरूप बना रखे हैं। अगर कोई धर्म है तो वो सत्य सनातन वैदिक धर्म है। इस चीज़ को हमें मानने में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है, मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति है, वो यदि ये कहता है कि सनातन धर्म की आप मान्यताएं देखिए, आप उसको ज़रा गहराई से समझिए। सनातन धर्म में पहले से ही गाय के गोबर को और क्या कहते हैं गौमूत्र को, पीपल के और बरगद के इन वृक्षों को कितना महत्वपूर्ण माना गया। आयुर्वेद जो सनातन धर्म ने सबसे बड़ी धरोहर दी, आज हम वापस उसी चीज़ पे लौट रहे हैं। धीरे धीरे प्रकृति, कहा ना कि प्रकृति अपने आप को खुद बैलेंस करती है। हमने प्रकृति को इग्नोर किया, चीज़ों को समझा नहीं। आज हम देखो, आप देखिए कि पहले गांव में पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा होती थी। जी जी। अभी तो ऑक्सीजन का संकट आया है और आने वाले समय में सबसे बड़ा जो संकट है वो जल का है। अच्छा। मैं खुद देख रहा हूँ। मैं 2003-04 जब हम समझदार हुए, सन 2002 के बाद हमने देखा कि पानी हमारे यहाँ, कोई अगर पड़ोस से गुजरता था तो उसके लिए भी हम पानी को पूछ लेते थे। लेकिन आज पानी आप देख रहे हो बोतलों में आ गया। बोतलों से पानी छोटे छोटे पाउच में आ गया कि वो 2 रुपए का, 5 रुपए का पाउच आप देखते होंगे प्लास्टिक का बना हुआ। और वो समय दूर नहीं है जब पानी इंजेक्शंस में आएगा, और आप देख ही रहे हैं। सर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक सवाल मेरे मन में है कि जो पानी की आपने बात की है, चूँकि सभी पानी पीते हैं, प्रत्येक प्राणी पानी पीता है, तो पानी पीने का जो सही तरीका है वो गर्म पीना चाहिए, गुनगुना पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। मेरा जो कि मानना है वो ये है कि आप पानी को गुनगुना करके पिएं जी। उससे आपको कई लाभ हैं। जो लोग कहते हैं कि प्योरीफाई में वाटर प्योरीफाई करके पिए, आरओ से पिए, तो वो आरओ से जो पानी आप पीते हैं वो उसमें मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं। जो पानी में जो हमारे तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो गुनगुना करने की जो विधि है, पानी को आप हल्का गुनगुना करिए और उसको आप मिट्टी के बर्तन में अगर ले सकते हैं। हालांकि ये बात मैं कहूँगा आज के समय के हिसाब से तो लोग टिप्पणियाँ करेंगे, लेकिन जैसा कि मेरा मानना है मिट्टी के बर्तन को यूज करना चाहिए। और नहीं, इस चीज़ को तो आयुर्वेद सदियों से कहता चला आ रहा है और हजारियों साल से ये हमारे यहाँ दरअसल ये आपने सुना होगा कि एक कहावत गांव में कही जाती है कि घर का जोगी जोगिया आन गांव का सिद्ध। यदि इंडिया में WHO कोई आदेश करता है, मैं कोड नहीं कर रहा हूँ कि WHO को मैं कोई उस पर आपत्ति कर रहा हूँ या उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की जो वैदिक संस्कृति है, जो आयुर्वेद है, जो धरोहर है, उसे कोई समझने को तैयार नहीं है। और हम WHO को फॉलो करते हैं, हम सबको, ये रिसर्च इनके पास आई कहाँ से? ये सब तो हमारी ऋषियों की ही पैथी है भाई। यज्ञोपैथी से इतना बड़ा आवरण ओजोन कहाँ से बना भाई? ये बताओ, पृथ्वी पे कोई पहले से बना हुआ था? यज्ञ करते थे उससे आप सीधे सीधे कोई मैं कहता हूँ कि अगर ये चीज़ गलत है तो इस पर कोई आज तक आया क्यों नहीं सामने? इस पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं करता? जी, अगर आपकी इस बात को एक लाइन में मैं कहना चाहूँ, समझना चाहूँ, तो वो ये है कि अगर हम आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारेंगे, फॉलो करेंगे, तो हमें WHO की जो गाइडलाइंस है वहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पहले के जो ऋषि मुनि थे, क्या पहले उपचार नहीं होते थे या पहले बीमारियाँ नहीं थी? पहले बीमारियाँ थीं, लेकिन बीमारियों के साथ साथ उनका उपचार भी था। और पहले के लोग दवाइयों को कम, विश्वास को ज़्यादा महत्व देते थे। आज के टाइम में आप सर में दर्द हो रहा है, आपने तमाम ब्रांड बना दिए हैं, डिस्प्रिन ले लो, क्रोसिन ले लो, एंटीबायोटिक ले लो, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ ले। जी, तो एक जो स्टूडेंट है जो अध्ययन कर रहा है उसके लिए सबसे पहले होता है शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो। जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो वो अपना मन लगा के अध्ययन करेगा, टारगेट अपना फिक्स करेगा, माइंड उसका विचलित नहीं होगा। तो आपने ये जो थोड़े स्वास्थ्य के प्रति अपने व्यू दिए हैं, बहुत अच्छा लगा हमारे लिए। और हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो आज का युवा है, 2 चीज़ें होती हैं। कुछ काम जीवन में समय से पहले अगर कर लिए जाएं
तो वो पतन का कारण बन जाते हैं। चूँकि ये उम्र ऐसी होती है 16 से 21 तक लगभग, जो अट्रैक्शन होता है वो विपरीत लिंग की तरफ होता है। हर किसी का होता है, ये हमारी भूल नहीं है, ये प्रकृति की देन है, कोई इससे अछूता नहीं है। जितना ज़्यादा हम कंट्रोल कर पाएंगे अपने आप पे, संयम है, वही तप है हमारा। एक विद्यार्थी के लिए तप की बहुत आवश्यकता होती है। तो उसके लिए ये जो विपरीत लिंग का अट्रैक्शन है, जो उसका आकर्षण है, तो इस पे थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। चूँकि आप क्या बोलते हैं, नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार की तरफ से आप नियुक्त भी हैं और क्या बोलते हैं, बच्चों का मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। तो मैं समझता हूँ आपसे अच्छा कौन बच्चों को समझा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि आजकल जो युवाओं में विकृति है कि आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कि वो जो चीज़ें हैं, भौतिक जो चीज़ें हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है। आजकल आप देखते होंगे, मैंने मतलब कई युवाओं से बात की तो हर युवा क्या चाहता है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, ऐशो आराम हो। लेकिन उन सब चीज़ों को पाने के लिए जो परिश्रम है वो करना कोई नहीं चाहता जी। और जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि सारी चीज़ों का जो तोड़ है वो हमारी संस्कृति में ही है। कहीं ना कहीं ये मैकाले शिक्षा पद्धति का असर है, जो उनकी मानसिकता आप नहीं बदल सकते। आप ये बताइए, सरकार ने, मैं इस पे राजनीतिक वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक मानसिकता को स्पष्ट करने के लिए आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। आप तो राजनीति, सरकार ने कई जगह शौचालय बनवाए। सरकार के प्रथम एजेंडे पे रहा कि हम भारत को शौच मुक्त भारत बनाएंगे। जी जी। जब CLTS में जिला युवा कल्याण अधिकारी जो हैं यहाँ पर, उन्होंने हमें सर्वे दिया गया कि चूंकि मैं युवक मंगल दल का भी अध्यक्ष हूँ, तो मुझे ये सर्वे दिया गया कि आप जहाँ पर शौचालय बने हैं वहाँ जाके सर्वे कीजिए क्या वाकई शौचालय बने हैं या नहीं। तो कई गाँवों में हम गए, तो हमारे गाँव के मतलब ब्लॉक के पास में एक गाँव पड़ता है, वहाँ हम गए तो वहाँ देखा हमने कि उसमें कंडे भर रखे हैं जी। अब आप क्या कहेंगे उस चीज़ को कि सरकार ने एक पॉजिटिव वे में कोई पैसा, धन किसी गरीब को दिया कि आप शौचालय बनाइए, आप उसका प्रयोग करिए। गांव में लोगों ने क्या किया, उसमें कंडे भर दिए। अब यहाँ पर किसकी कमी है? यहाँ पर तो जनता की कमी है। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर किसकी कमी है? कमी उनकी जो मानसिकता है उसकी कमी है। जी जी। ठीक है, ऐसे ही आप कभी दूसरा उदाहरण उठा के देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं। आपने देखा होगा, जब से, शायद मेरी समझ से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से अंत्योदय जो योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और इन लोगों के द्वारा बात की गई थी कि गांव का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुँचें। आज भी गरीबी का जो रेशियो है भारत में जी, वो निरंतर बढ़ रहा है और सरकार भी अपने आंकड़ों में दिखाती है कि हमने इतने गरीबों के आवास बनाए, हमने इतने गरीबों को राशन दिया, हमने इतने गरीबों को ये किया। ये दरअसल रियल में गरीबी है नहीं इतनी, लेकिन हर बड़ा व्यक्ति सरकारी लाभ लेने की वजह से गरीब बना हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ। कहने का मतलब यह है कि आज समाज में सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो हमें एक कहते नहीं कि जो विचारधारा होती है, सबसे पहले हमें विचारधारा बदलनी होगी। जी बिल्कुल। और शिक्षा जगत में जो स्टूडेंट है वो जब शिक्षा ग्रहण करेगा, उसे अपने जीवन में धारण करेगा, उतारेगा, तो मैं समझता हूँ समाज का कल्याण होगा, समाज से राष्ट्र का कल्याण होगा, और जब राष्ट्र का कल्याण होगा तो विश्व का कल्याण होगा। बहुत अच्छा आप मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अभी एक चीज़ थोड़ा सा छूट रही थी। जी सर बताएं। जैसा कि आपने कहा था कि युवाओं के विपरीत उसके ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि युवाओं को सबसे पहले तो 5 वर्ष तक, मैंने चूँकि मैं महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज से पढ़ा। आप तो 5 वर्ष से ही और व्याख्यान देने लगे थे। ये तो मेरे- फोटो मैंने देखे हैं आपके। पिताजी वैदिक प्रवक्ता हैं, जी। तो चूँकि मैं शुरू से ही, बचपन से ही यज्ञ और इस सब में भाग लेता रहता था, और जहाँ पर मेरी पढ़ाई हुई वहाँ पर मेरे पिताजी के मित्र हैं आचार्य रामदेव जी, तो उन्हीं के गुरुकुल से मैं पढ़ा। जी बहुत खुशी हाँ, की बात तो है। वहाँ पर क्या होता था कि सुबह सुबह मतलब हर दिवस के बारे में बताया जाता था कि आज ये दिवस है, इसका महत्व क्या है। जैसे सभी लोग होली मनाते हैं तो होली का क्या महत्व है,
दीपावली का क्या महत्व है, हर त्योहार की अब तो होली का महत्व कपड़ा फाड़ना और रंग डालना, और दीपावली का महत्व आप समझ ही रहे हैं, पटाखा छोड़ाना। यही कि आज होली सिर्फ दारू जुएं और इन सब तक सिमट के रह गई। जो हमारा मतलब रियल पर्व था उसकी विशेषता ना तो अभी तक किसी को पता है, और आज का युवा है वो सिर्फ इतना जानता है कि होली पे नए वस्त्र खरीदने हैं, दारू पीनी है, पार्टी करनी है और एंजॉय करना है। मारपीट भी इसी का कारण है। यदि हम लोगों में एक उचित और एक सही विचारधारा का विकास कर लेते हैं, इसीलिए सरकार ने, आपने देखा होगा, जो नई शिक्षा नीति है उसमें जीवन कौशल का एक सब्जेक्ट रखा है जी प्राथमिकता पर, जो कहीं ना कहीं मेरे मायने में बहुत ही अच्छा प्रयास है उनका। और जीवन कौशल की ही कमी है, जो आपने देखा होगा कि कई आईएएस सुसाइड कर लेते हैं। मतलब क्या ऐसी वजह हो जाती है जो इतना बड़ा एग्जाम, इसमें आईएएस लेडीज भी होता है, जेंट्स भी होता है, दोनों लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं। अट्रैक्शन या वो अलगाव उनसे हो जाता है, जब वो अलगाव हो जाता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा, मार्गदर्शन कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यदि हम अपनी वैदिक सभ्यता के ऊपर नहीं लौटते हैं, वापस नहीं आते हैं वेदों पर, तो ये जो घटनाएं हैं ये निरंतर बढ़ती रहेंगी। क्योंकि इनका तोड़ अगर कहीं है तो सिर्फ वहीं है जी। अध्यात्म, चूंकि अध्यात्म एक ऐसा चिंतन है जो एक सामान्य चिंतन से कहीं परे है। आप जब अध्यात्म में चले जाते हो तो कहीं ना कहीं आप सलूशन की ओर चले जाते हो। और यदि आप इन किताबों में घुसते हो जो मैकाले शिक्षा पद्धति के द्वारा निर्मित हैं, इन किताबों में आप उलझते चले जाते हो। आपने देखा होगा कि मैं भी मैथ से इंटर किया, मैं देखता था कि फॉर्मूला लगाओ, ये करो। क्या आप कभी समझ सकते हैं? मैं मानता हूँ कि बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है, लेकिन आप कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? आप उन्हें ये बता ही नहीं रहे कि उसे जीवन जीना कैसे है। आप x² y² ये सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं पढ़ा रहे कि उसे कहाँ कहाँ पर समस्या आने वाली है। दूसरा जो स्पेशलाइजेशन है शिक्षा का, वो होना चाहिए। जैसे गुरुकुलों में क्या होता था कि कोई व्यक्ति अगर धनुर्विद्या में निपुण है तो उसे धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, कोई वेदांत में है तो उसे वेदांत सिखाया जाता था। आज का ट्रेंड हमारा ये, पड़ोस के बच्चे ने अगर क्या बोलते हैं आईएएस करना चाहता है तो हमारा भी आईएएस करेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो आईएएस से अच्छा डॉक्टर अच्छा बन सकता है। लेकिन ना, हमारे माता पिताओं को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के जो हुनर है वो कहाँ पे है, उसको निखारें, उसको आगे बढ़ाएं। और सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 90 क्वेश्चन तो इसी पे डिपेंड होते हैं कि बच्चे की जो आंतरिक प्रतिभा है उसको उजागर करके बाहर लाएं। ये तो हम पढ़ते ही हैं, चूँकि शिक्षा का चैनल ही अपना टीचिंग का है। तो बात आप बहुत अच्छी कह रहे हैं, इसी श्रृंखला में और मैं आपको बताऊं ऋषिपाल जी कि मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है, इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी इस बात कहने में संदेह नहीं है कि सरकार भी नहीं चाहती कि कोई भी सही तरीके से विकास कर पाए। इसीलिए उन्होंने नीतियाँ इतनी गलत बनाई हैं। आप देखिए, मैंने कई चीज़ों पर विचार किया, शिक्षा व्यवस्था। आप तो फेसबुक पे इतने क्या बोलते हैं लिखते ही रहते हैं, और आपका ब्लॉग भी है, वेबसाइट भी है। आप तो बहुत सक्रिय युवा हैं समाज के प्रति, सोशल मीडिया पे आप अच्छा लिखते रहते हैं। और मैंने प्रयास किया इस वजह को जानने का कि आखिर समस्या कहाँ पे है। तो समस्या जो है वो ये है कि हर व्यक्ति निजी स्वार्थ के हेतु काम कर रहा है। हर व्यक्ति का क्या है कि मेरा काम हो जाए, समाज भाड़ में जाए। और समाज और ये सब जो चीज़ें हैं ये लोगों की बस सिर्फ जुबान तक हैं, काम में नहीं है। सरकार को अगर शिक्षा पे वाकई काम करना है तो या तो वो सरकारी विद्यालय बंद कर दे, प्राइवेट पर ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन लागू कर दे, जितने भी नियम कानून जो चीज़ें हैं वो सब प्राइवेट पे ही लागू करे, सरकारी बंद कर दे। या तो फिर प्राइवेट बंद कर दे, सरकारी पे ही लागू कर ले। इससे क्या लाभ होगा सर? इससे लाभ ये होगा कि जो शिक्षा का इतनी बुरी तरीके से कहते हैं ना कि सीधे सीधे, मैं उन शब्दों को कहना नहीं चाहता, कि उस शिक्षा को बिल्कुल व्यापार बना के रख दिया आज के टाइम में। वो कह रहा है कि मैं अच्छा दे रहा हूँ, ये कह रहा है। आप तो जानते ही हैं, मुझे कहने में बिल्कुल भी वो नहीं है कि 75-70% पे विद्यालय जो टाई और बेल्ट और किताबें होती हैं उसका कमीशन के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि गरीब व्यक्ति के लिए तो शिक्षा रह ही नहीं गई। आज शिक्षा का जो बनाया गया है व्यापार, उस व्यापार में आप देख लीजिए कि हमारे गुरुकुलों में निःशुल्क MBBS BAMS तैयार किए जाते थे। घरेलू नुस्खे, मैं मानता हूँ कि शायद ही गांव का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे घरेलू नुस्खा ना आता हो। मैं गांव में जब
गन्ना छीलने का काम करता था, तो कभी कभी क्या होता था कि हाथ कट जाता था। शहर में टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, हम गांव में कभी टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाया। लोग इस चीज़ को बड़ा गलत मानेंगे, वो ये लेकिन मैं सोचेंगे आपको ये बताऊं, रूढ़िबद्धता से ग्रसित है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आपका हाथ या कुछ भी कट जाता है तो आप गौमूत्र उस पर डाल लीजिए, कोई बैक्टीरिया दुनिया का नहीं है जो उस पर रुक जाए। और आपको सबसे बड़ा प्रैक्टिकल बताऊं कि जो गाड़ी का मैकेनिक का काम करते हैं, जो केमिकल और ये तेल वगैरह यूज करते हैं जैसे मोमियल वगैरह, ये हाथ में लग जाता है, तो उनसे आप कभी पूछिएगा कि वो अपने हाथ को साफ करने के लिए किससे धुलते हैं, तो गाय का गोबर यूज करते हैं। आप गाय के गोबर से हाथ धुलिए, रह जाए मोमियल आपके हाथ पे। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें हम समाज में कहेंगे तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप करते हैं? तो नहीं, मैं तो आपको देखता हूँ, आपकी दिनचर्या बिल्कुल आप तो करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि ये चीज़ें जब तक हम अपनाएंगे नहीं दैनिक जीवन में, आज इंसान गिलोय पे आ गया, आज काली मिर्च पे आ गया, आज काढ़े पे आ गया। क्यों आ रहे हो भाई? किसने कहा कि आप लौटो? मत लौटो, आप इंजेक्शन लगवाओ। पता नहीं कौन कौन से रेमडेसिविर, जो घर पे रहा गिलोय का काढ़ा पीता रहा वो रिकवर हो गया, जो हॉस्पिटल में गया इंजेक्शन नहीं मिला मर गया। कारण क्या है? इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ये इन चीज़ों की मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, बचे कैसे, हमारा ये बचाव क्या है, हम उन चीज़ों से बचाव कैसे कर सकते हैं। और यही आजकल जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक जो गण हैं, उनको भी यही करना है कि समस्या से डरना नहीं है कि बच्चों को देख लिया कि अरे आजकल वो लड़का उसकी लड़की भगा लाया, या उसके अंदर ये द्वेष हो गया, आज वो दारू पीने लगा या ये करने लगा, तो लोग डर जाते हैं। तुम यहाँ मत जाना, तुम वहाँ मत जाना, तुम फेसबुक मत चलाना, तुम व्हाट्सअप, तो एक भय बना देते हैं उसके अंदर। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों से पिछड़ जाता है। हाँ, चाकू वो ये चाहे सब्जी काटो या अपना हाथ, ये तो हमारी मानसिकता पे डिपेंड है, हम उसे कैसा यूज कर रहे हैं। तो आजकल जो अभिभावक हैं वो भी बच्चों को कहीं ना कहीं, जैसे आपने देखा होगा लड़कियों को कितनी पाबंदी है, ये बाहर काम करने नहीं जाएगी, पढ़ाएंगे, बालिकाओं को पढ़ाते हैं, बढ़िया उच्च शिक्षा दिलाते हैं, घर से बाहर भेजते हैं, पैसा लड़कों से ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन बस जब उसकी नौकरी की बारी आती है तो कि तुम प्राइवेट नौकरी नहीं करोगी। गाँव में अभी भी ये मानसिकता है, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? आप उन्हें सशक्त बनाइए ना, उनमें ऐसे संस्कार दीजिए। मैं तो मेरा मानना ये है कि मैं सन 2004 से ही बाहर रह रहा हूँ, मेरे अंदर तो कोई द्वेष नहीं आया, मैं तो कभी दारू नहीं पीता हूँ। जबकि आज का ट्रेंड ये है कि दारू नहीं पियो, और किसी से कह दो आप मैं तो दारू नहीं पीता हूँ तो ऐसे देखता, आप दारू नहीं पीते, मतलब अच्छा वही मैं कह रहा हूँ ना। तो ये सब अपने परवरिश और संस्कारों का जो होता है वही चीज़ होती है कि वो चीज़ हमें रोकती है। सतदेव जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, वो ये है कि हम ये यूट्यूब चैनल है जो अपना, इस पे हम ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा लड़की वर्ग है, महिला वर्ग है, वहाँ से उठ के जो लड़कियाँ माताएं बहनें आएँ और वो यहाँ पे पढ़ाएं। ये हमने मुहिम चलाई है। अभी मैं इस पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा ही है, और मैं चाह रहा हूँ इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। हालांकि इस चैनल पे नहीं पढ़ाऊँगा, इस पे तो सिर्फ हिंदी ही पढ़ाऊँगा, लेकिन एक अदर चैनल बनाऊँगा, उस पे मैं सारे टीचिंग लाइन की जितनी भी क्या बोलते हैं प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उसकी मैं व्यवस्था करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेडीज़ को यहाँ पे क्या बोलते हैं मौका दूँगा। ये मेरा सपना है। नहीं, ये बहुत अच्छा आपका विचार है, पुराने महान पुरुषों ने भी यही किया। और आज के समय में मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं लोगों में मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि आपने देखा होगा, आप एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आपके इस कार्य की सराहना भी करता हूं कि यदि आप किसी को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, तो यदि अगर वो उस चैनल पे आता है, आपके चैनल पे, तो अगर देखता है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ है, क्योंकि नॉलेज जो होती है वो कभी भी नुकसान नहीं करती। अगर आपको किसी विषय पर जानकारी है, हमारे एक सर थे एस राजपूत सर, जो इंटर में कहते थे जो बच्चा प्रतिदिन स्कूल आएगा उसे मैं फेल नहीं होने दूंगा। तो वो इसलिए नहीं कहते थे कि प्रतिदिन स्कूल आएगा तो मैं उसे कॉपी उसकी लिख दूंगा, या वो प्रतिदिन स्कूल आएगा तो 2% ही वो ज्ञान अर्जित करेगा, तो पूरे वर्ष में 365 दिन हो गए। अगर छुट्टियां निकाल दी जाए तो जितने दिन बचेंगे तो 270 के आसपास जो दिन बचेंगे उनमें तो वो कुछ ना कुछ ज्ञान, अब जो आएगा ही नहीं तो वो क्या करेगा। तो वही चीज़ है कि यदि आप किसी भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मुझे बायोलॉजी में भी आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं कभी कभी क्या करता था कि मैं बायोलॉजी की भी लेक्चर ले लेता था। तो वही है कि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ज्ञान, मतलब जिज्ञासु होना चाहिए कि हमें जानना है। जो जानने की इच्छा रखेगा वो कभी अधूरा रह ही नहीं सकता।
क्योंकि और जो वो सब्जेक्ट के पर्पज से और क्या बोलते हैं परीक्षा को क्रॉस करने के उद्देश्य से रहेगा तो उसमें वो हेजिटेशन बना रहेगा। देखिए वही है ना कि मेड़ जो होती है ना, मेड़ या जो कहते हैं ना गांव में मेड़ कहते हैं, डिवाइडर। हाँ डिवाइडर, अगर हमने डिवाइडर लगा दिया तो कहीं ना कहीं हमने बंटवारा कर दिया। जी जी। समझ रहे हैं ना? तो शिक्षा में ये जो बंटवारा हुआ है इसी से कहीं ना कहीं हम पछड़ गए हैं। आप देखिए अभी मैं कुछ पिछले लॉकडाउन में जब मैं देख रहा था, एक पीसीएस ने, एक एसडीएम थी, उन्होंने कमरे में सुसाइड कर लिया। जी। मैं बड़ा चिंतित हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने सुसाइड किया। जी। तो ये जो सुसाइड के केसेस आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं जीवन कौशल की कमी है कि आप उन घटनाओं को फेस नहीं कर पा रहे, आप उनसे निकलना नहीं जानते। जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था तभी तो वो गया। जी भाई आप सीधे सीधे समझिए। तो आप ये सब चक्रव्यूह हैं, जितनी भी जो चीज़ें चल रही हैं, आप तो ये समझ लीजिए कि आज मोरल वैल्यू इंसान की इतनी ख़त्म हो चुकी है कि आपके साथ बैठने वाला आपके साथ छुरा मार जाएगा। तो आप उन चीज़ों ये कहेंगे कि अब भाई इसने मुझे धोखा दे दिया, मैं मर जाऊंगा। नहीं, आप मर जाएंगे तो सलूशन नहीं है। तो ये सब चीज़ों का जो सलूशन है वो ये है कि आप अपने आप को उतना परिपक्व बना लीजिए कि आप हर स्थिति में, हर समस्या में भिड़ जाएं, आप भिड़ जाएं। और ये चीज़ें आप ये नहीं कि किताबों से ही आप, लाइट नहीं है, कमरा छोड़ के भाग गए, बोले साहब यार गर्मी लग रही है, हम रह नहीं सकते। ठीक है, आप एक कमरे में गर्मी में नहीं रह सकते, लेकिन जब प्रकृति की मार होगी तो क्या आप बच पाओगे? आज यही तो हो रहा है। लोग जो आपने देखा होगा, जो व्रत वाली, जो हमारे यहाँ व्रत का प्रावधान है, ये उपवास, हाँ उपवास जो है, और मुस्लिम समुदाय में जो 40 दिन का रोजा होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है, जब विपत्ति के समय यदि हमें 7 दिन भी भूखा रहना पड़ा तो उस समय में भी हम युद्ध कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। और युद्ध करने का मतलब ये नहीं कि हम तलवारें चलाएंगे। युद्ध करने का मतलब ये है विपरीत परिस्थितियां, कि ये अलंकारिक वर्णन कह सकते हैं हम इसे, कि विपरीत परिस्थितियां जब हमारे यहाँ आए, या मान लीजिए हमारे घर में कोई आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाए कि उस समय में हमें 7 दिन तक भोजन ना मिले, तो हम 7 दिन तक उसी क्षमता के साथ लड़ सकते हैं। नवदुर्गे जो व्रत है उसमें देखो, दुर्गा जी के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुछ है, एक हाथ में ज्ञान है। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके इतने हाथ थे, उसका मतलब ये है कि ज्ञान का कुंज भी जला रहना चाहिए। अगर आपको भोजन नहीं मिलता है, आप शक्तिशाली भी उतने ही रहने चाहिए, आपके शरीर की जो इंद्रियां हैं सभी मजबूत रहें। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों का प्रयोग किस तरीके से रखा जा रहा है, और ये सब यही चीज़ें परेशान करती हैं। और इन चीज़ों को समझने का मेरी समस्या आज के समय में कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। सब अपने अपने में व्यस्त हैं। राजनीति वाले राजनीति में व्यस्त हैं, जो और लोग हैं व्यापारी हैं व्यापार में व्यस्त हैं। आप देख रहे हो कि कितने अस्पताल और कितना क्या चल रहा है, हम तो बिलीव ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि मीडिया पे भी कैसे बिलीव करें कि मीडिया भी बिक चुका है। तो विश्वास तो आजकल खत्म हो चुका है, समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप किस पे विश्वास करोगे? आप डॉक्टर पे विश्वास करके आप गए, उसने आपको मार दिया क्योंकि उसे पैसा चाहिए। आप क्या करोगे? तो जब सारी चीज़ें, धन, पहले क्या होता था, पहले धन की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती थी। शरीर को हमने खुद गांव में जब गन्ना खुदाई होती थी तो हम पड़ोसी का खुदवा देते थे, पड़ोसी हमारा खुदवा देता था। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताऊं, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी का खुदवाए। वो खुद कहेगा कि तू मुझसे 500 ले ले, मेरा खोद दिया। तो वही चीज़ें हैं ना कि जब इंसान, और ये सब क्या होता था, ये पहले सहयोग की चीज़ें सिखाई जाती थी जी। शिक्षा में था, नैतिक शिक्षा हम पढ़ते थे, नैतिक शिक्षा में अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई जाती थी। सुबह को जब विद्यालय में जाते थे सबसे पहला घंटा नैतिक शिक्षा का लगता था। आज क्या है, आज नैतिक शिक्षा खत्म कर दिया। तो इंसान में नैतिकता आएगी कहाँ से? फिर हम कह रहे हैं बिल्कुल नैतिकता नहीं है। जी सर, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप सक्रिय युवा हैं और युवाओं का मार्गदर्शन करते ही रहते हैं, और आप कई प्रतिभाओं के धनी हैं। और तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आप लगभग 5 वर्ष से तभी से आप मंच संचालन कर रहे थे और पिताजी के साथ यज्ञ में लगे रहते थे, और ये तो कूट कूट के भरे हुए हैं आपके अंदर संस्कार। और तो मैं ये जानना चाहूँ, क्या आप अपने आप को अभी भी सफल मानते हैं या कुछ और आपके प्लान हैं आगे? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे। मेरा मानना तो यही है कि अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, और अभी तो बहुत कुछ सीखना है। और सफलता मेरे मायने में तो सफलता यही है, आत्मसंतुष्टि जब हो जाए। अब कहते नहीं कि आदमी जब चलता है, तो जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा।
वैसे आजकल आपके लगभग 4-5 हज़ार क्या बोलते हैं फॉलोअर्स हैं, तो मैं देखता रहता हूँ। मैंने आपका पूरा गूगल किया है, आपकी वेबसाइटें खंगाली हैं, आपके मित्रों से जानकारी कलेक्ट की, तब मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये शायद बात आपको पता नहीं होगी, तो मैं वहीं से आपको बार बार छूने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं, आप अपनी कमजोरी एक बताएं क्या मेरे लिए? आप कमजोरी आप साझा करवाएंगे तो लोग कमजोरी का फायदा उठाएंगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसका आंसर किस ढंग से दे रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी है वो है उसकी इंसानियत। अगर कोई व्यक्ति इंसानियत के जो उसूल हैं, जो नियम है कि किसी की मदद करना और हर किसी के साथ साथ खड़े हो जाना, अब ये अपनी अपनी प्रवृत्ति है। अगर हमारी उस अच्छाई का कोई फ़ायदा उठाता है तो वही हमारी कमजोरी बन जाती है जी। और अगर कोई नहीं उठाता है तो फिर वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रांगनेस है। मेरा अगला सवाल आपसे है, अब मैं आपसे छोटे छोटे प्रश्न करूंगा और आपको छोटे छोटे ही जवाब देने हैं, ठीक है? मेरा अगला आपसे सवाल है, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? वैसे तो मैंने APJ अब्दुल कलाम की द विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है। अच्छा। और एक बुक है द सीक्रेट, अच्छा। वो मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, अभी उसका कुछ ही हिस्सा पढ़ पाया हूँ। और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा है। सत्यार्थ प्रकाश काफ़ी मुझे जो कहते हैं ना कि जो ये आडंबर और ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से मुझे सत्यार्थ प्रकाश बहुत अच्छी बुक है। मैं सजेस्ट भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितना भी यूथ है वो ज़रूर पढ़े। उसमें कुछ भगत सिंह भी उसी से प्रभावित थे। और भगत सिंह की जीवनी तो हर युवा के लिए वैसे ही मार्गदर्शक है कि। जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, आपने अपने जीवन में एक गलती कौन सी की? ऐसे तो पता नहीं है, लेकिन बड़ी गलती या फिर ऐसे तो बहुत सारी गलतियां की। बड़ी गलती बड़ी और छोटी नहीं होती है, गलती वो होती है जो हमारे हृदय तक छू जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसी तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं। बता दीजिए हमें थोड़ा। ऐसे तो मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी गलती जो मुझसे हुई वो जब मैं एजुकेशन की लाइन में था, तो मुझे, हालांकि अब गलती समझिए या ना समझी समझिए, कि मुझे एक लाइन चूज़ करनी थी और क्या कहते हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ अपने आप को कि ठीक है, जैसा भी अब एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है। जैसे मुझे मेरा ड्रीम पॉलिटिक्स में आने का था, पहले से ही सोशल सेक्टर में रहने का था, और तो कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता नहीं थी, कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस ले लेना चाहिए था किसी का। लेकिन उस टाइम कहते हैं ना कि अनुभव तभी मिलता है जब हम चीज़ों को खो देते हैं। तो वो चीज़ें फिर मुझे लगी, मैंने रिकवर किया है। हालांकि अब मैं उस लाइन में अच्छे से कुछ बेहतर करने की सोच रहा हूँ, और मैं MSW भी कर रहा हूँ अभी करंट में, क्योंकि मास्टर ऑफ सोशल वर्क मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे सोशल सेक्टर से जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सही से समझने का वो मिले। हालांकि हमारी पुरातन संस्कृति है वो समाज सेवा से ही वो तो आप समझ ही सकते हैं। जी, आपका फेवरेट लीडर कौन है? वैसे तो लीडर का मतलब यहाँ पे नेता से नहीं है मेरा, लीडर का मतलब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसको पथजन्यों पर आप चलते हैं। मेरा अगर मैं कहूँगा तो मुझे सबसे अच्छे भगत सिंह ही लगते थे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो समाज को जिस तरीके की आज पॉलिटिक्स है वो इसको बिल्कुल भी लायक नहीं करते थे। और उनका जो मतलब नज़रिया था वो देश को बांटने की राजनीति करने का नहीं था, वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की नीति बना रहे थे। लेकिन वही है ना कि उनके ना होने पर उस चीज़ को कोई जिंदा नहीं रख पाया, या क्या हुआ उस समय में हम बिल्कुल सही तरीके से नहीं कह सकते। कि हम कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नेहरू गलत थे, गांधी गलत थे, हम नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कलम अगर लिखती है तो कलम सच लिखती है तो झूठ भी लिखती है। बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं और आप किसी द्वंद्व में यदि फंस जाते हैं, कोई व्यक्ति फंस जाता है, आप स्वयं फंस जाते हैं, तो उसका आप बहुत जल्दी से निर्णय ले लेते हैं। तो ये जो आप में कला है, ये आप कहाँ से विकसित करते हैं? कैसे इतनी जल्दी आप निर्णय लेते हैं और सटीक लेते हैं? वैसे जो मनुष्य को बनाया गया है, ईश्वर के अलावा 100% तो कोई नहीं है, लेकिन लगभग 99% या 95% हम लोग सही निर्णय पे पहुँच जाते हैं। जो लगभग 3% के लोग हैं विश्व में, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने भी आपका कुछ नज़रिया देखा है, तो आप किसी द्वंद्व में फंस जाते हैं तो आप इतनी जल्दी निर्णय कैसे लेते थे? ठीक, मैं विवेकानंद जी को मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने एक बात कही थी, आपने भी शायद ये थॉट उनका बहुत फेमस हुआ, कि यदि आप किसी
लक्ष्य को सोच रहे हैं तो लक्ष्य आपका बहुत बड़ा भी नहीं हो सकता है, छोटे छोटे लक्ष्य भी होते हैं। यदि आप किसी लक्ष्य को सोच रहे हैं तो आप उसको, या आप कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, आप कोई एनालाइज कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, तो आप उसको इतना सोचिए कि आपकी रगों में जो रक्त बह रहा है वहाँ तक वो पहुँच जाए, आप पहुँच जाएंगे। मैं आपको देखता हूँ, आप क्या बोलते हैं, अपने जो आपकी जो साथीगण हैं उनका भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उसमें आप सारे टीचर आपसे खुश रहते हैं, आपका जो डिपार्टमेंट है वो खुश रहता है। तो आप ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? मैं देखता हूँ आप 2-2 बजे उठ के पता लगी फ़ोन लगा रहे हैं कि हमें अभी ये करना है, आगे की रणनीति। ये ऊर्जा आप कहाँ से लाते हैं इतनी? ऊर्जा क्या कि ऊर्जा हर किसी के भीतर है, लेकिन आज का युवा जो है अपनी ऊर्जा, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले मुझसे प्रश्न किया था कि जो विकृत लिंग है वो, कि युवा जो है वो विकृत मानसिकता की ओर जा रहा है, तो वही है कि ऊर्जा का संचार शायद नाभि से बताया जाता है, जैसा कि मुझे लगता है कि तो ऊर्जा जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो क्या है, ज्ञान बढ़ता है, विकास होता है और विकास होता है। अब ऊर्जा अगर वासना की ओर चली जाती है तो विनाश होता है। तो आज का जो युवा है वो वासना की ओर ज़्यादा है। और मैं ये नहीं कहता कि वासना किसी के भीतर नहीं है, किसी के अंदर ज्ञान की वासना है। वासना का मतलब ये नहीं है कि वो गलत कार्य है, वासना का मतलब भूख से है। अब किसी के अंदर ज्ञान की भूख है तो वो पढ़ाई में लग गया। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ने से ही मतलब है, उन्हें वो देखते भी नहीं कमरे से निकल के, है ना। तो वही चीज़ है कि ये जो चीज़ें हैं, रात को कभी लगता है, थॉट आता है, तो मैं रात को भी, मेरे मित्र हैं, आपको भी लगा देता हूँ कभी कभी, और मित्र हैं मेरे, तो मैं लगा देता हूँ फ़ोन कि हाँ मेरे दिमाग में ये थॉट आया है। और हम निरंतर, हम क्या, जितने भी जो चिंतन के लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं, और जैसी आपकी मानसिकता होगी आपसे वैसे ही लोग मिलेंगे। ये भी सत्य है कि आप जिस तरीके का चाह रहे हैं आपको लोग उस तरीके के मिलते जाएंगे अगर आप कार्य करते हैं तो मुझे जो लोग मिले हैं, हमारी जो टीम है, सभी लोग सुनते भी हैं। हालांकि सभी की भौतिक व्यवस्थाएं हैं अपनी अपनी, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं धनार्जन भी एक बड़ी समस्या है आज के समय में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जितना कर पाते हैं उतना करते हैं। जी, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, ये देख रहे हैं, तो इनके लिए एक मोटिवेशन थॉट आप दीजिए अपना। मोटिवेशन थॉट यही है कि ज़िंदगी में आप कभी भी, मतलब किसी भी समस्या से डरे नहीं, उसका मुकाबला करें। क्योंकि हिम्मत जो होती है ना, कहते हैं कि हिम्मत 100% किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा को आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए। अगर आपके अंदर हौसला ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते। मैं आपको ये वाकया बताऊं कि जब मैं 2014 में, जैसा कि मैं नेहरू युवा केंद्र में काम कर रहा हूं, 2014 में जब मैं पहली भाषण प्रतियोगिता थी और मुझे पता भी नहीं था कि भाषण प्रतियोगिता है, और उस प्रतियोगिता में मुझे बोलने का मौका दिया गया, तो मैं बड़ा पहले से ही बड़ा प्रभावित रहा कि मेरे अंदर ये चीज़ें रहीं कि जो, जैसे अभी आज की टाइम में मोदी जी हैं, या जो मतलब जो लोकप्रिय लोग हैं जिनसे लोग हर कोई मिलना चाहता है, तो ये मेरी पहले बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं इनसे मिलूं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने जिसके लिए भी सोचा, मैंने जिसके लिए भी गंभीरता से सोचा कि मुझे इनसे मिलना है, तो मैं मिल लिया। तो वहाँ से मैं एक्सपीरियंस आपको, ये तो प्रतिभा आप में है। हाँ, तो मुझे लगता है कि इंसान जो भी सोचता है, अगर उस पर थोड़ा सा भी काम करे तो वो कर देगा। वो कहते नहीं कि अगर आप ईश्वर की तरफ, ईश्वर क्या एक शक्ति है, मतलब आप जो अचीव करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अगर आप लक्ष्य के प्रति एक कदम बढ़ाएंगे तो लक्ष्य आपके लिए 100 कदम लेने को तैयार है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो यूथ है या जो भी लोग हैं, उनके लिए मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो महान पुरुष थे, चाहे वो श्री राम हों, चाहे विष्णु जी हों, चाहे आपके श्री कृष्ण हों, उन लोगों ने, और हमारे जो ये आपने देखा होगा महर्षि दयानंद जी, विवेकानंद जी, लोगों में मैं ये देखता हूँ, अम्बेडकर जी हों चाहे कोई भी हों, ये सब महान पुरुषों में ही आते हैं। लोगों में ये जो एक गलत भ्रम है कि लोग उनकी पूजा करते हैं। पूजा करिए, पूजा गलत नहीं है, लेकिन आप उनके जो जिस कर्मों के अनुसार उनकी पूजा हो रही है, आप उन कर्मों को भी अपने अंदर समाज में दिखाइए और करिए, उनको अपने अंदर भी लाइए। आप श्री राम को बताते हैं कि हाँ वो ये थे वो थे, आप उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम उनको क्यों कहा जाता है, उन चीज़ को आप अपनी मर्यादाओं को समझिए,
आप समाज में उन चीज़ों को स्थापित करिए। कहीं ना कहीं हम फॉर्मेलिटी तो कर रहे हैं, उन पे माल्यार्पण कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, लेकिन उनके विचारों को हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और यही सबसे बड़ा कारण है कि समाज में अराजकताएं बढ़ रही हैं। सर बताएं। मैं जिला प्रशिक्षक रहा हूँ नेहरू युवा केंद्र में, और वैसे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रेनिंग के लिए DTO की ट्रेनिंग की है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर की, और 2-3 बार मैं कई बार ट्रेनिंग में भी रहा हूँ। लाइफ स्किल की ट्रेनिंग भी मैंने दी है। हालांकि मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे जो गुरु जो मुझे समय समय पर बताते रहते हैं। ये थे हमारे साथ सतदेव आर्य जी, जो समाज के बहुत सक्रिय रहते हैं, और आप लोग इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें। जीवन में अपने जो लक्ष्य हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, लक्ष्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। देखो उसको हमें कैसे अचीव करना है, तो ये चीज़ हमारे लिए जिन लोगों ने उसे अचीव किया उनके पद चिन्हों पे ही चलना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, यदि कोई पुल है और उस पर बम बिछे हुए हैं और हमें वो पुल से दूसरी ओर जाना है, क्रॉस करना है, तो हम कैसे जाएंगे? तो लोग बताते हैं कि वो उस पर तो और भी लोग तो गए होंगे, तो उस पर जो पद चिन्ह है ना, उस पर अपने पैर रख के आप चले जाइए। तो जो महान लोग होते हैं उनके जीवन का हमें अनुसरण करना चाहिए, उनके विचारों का हमें धारण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हम चूँकि सभी अभ्यर्थी हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारियां करते रहे, तो हमारे लिए संयम की बहुत ज़रूरत हो जाती है। और हम एक घड़ी का समझे तो एक दृष्टि से तप ही कर रहे हैं। वो लोग पुराने ज़माने में तप करते थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और हम तप कर रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आप सभी लोगों से मेरा यही मानना है कि आप सभी लोग इसमें अच्छा सा करेंगे और अपने जीवन में ये विचार धारण करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से, मुकेश पंचोली फन क्लब की ओर से, मुकेश पंचोली फन क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सतदेव आर्य जी के विचार को सुना इतने शांति और श्रद्धा के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश पंचोली फन क्लब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक कर और वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।